हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो में जो एनसीएफ 2005 के शेष पॉइंट्स बच गया था उसी का जिक्र करेंगे। तो उसको जिक्र करने से पहले हम लोग पिछले वीडियो के 2-4 पॉइंट्स का डिस्कस कर लें कि भाई एनसीएफ 2005 पूरे एनसीएफ का कौन सा संस्करण है। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई कि एनसीएफ 2005 एनसीएफ का चौथा संस्करण है। उसके बाद आपको वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है। तो भाई प्रोफेसर यशपाल का नाम बताया गया था। और निर्देशक का नाम यदि पूछा जाएगा तो क्या नाम आएगा भाई? कृष्ण कुमार नाम होगा। उसके बाद हम लोगों ने कल जो देखा था उसमें बताया गया था कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या होता है। तो भाई बिना भार की शिक्षा। एनसीएफ के कितने उद्देश्य हैं भाई? तो 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य में बताया गया था आप लोगों को कि कक्ष के ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने का प्रयास करना, पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान को बच्चों के व्यवहार से जोड़ने का प्रयास करना। और दूसरा उद्देश्य में बताया गया था कि बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते रहना। और आज जो हम लोग देखेंगे भाई कि एनसीएफ 2005 के कुछ सिद्धांत हैं। और वह सिद्धांत आपको पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के भाई कितने सिद्धांत हैं, तो वहां आंसर दीजिएगा भाई 5 सिद्धांत है। कितना सिद्धांत है भाई? 5 सिद्धांत है। तो सबसे पहला सिद्धांत जो कहता है वह कहता है, कल भी इस पर डिस्कस हम लोग कर लिए थे कि ज्ञान को क्या कह रहा है? ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। अर्थात कौन से ज्ञान को? तो कक्ष के ज्ञान को, पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने का प्रयास करना, वही कहता है एनसीएफ का पहला सिद्धांत। तो भाई किसी को डाउट? तो यदि हम लोग इसके दूसरे सिद्धांत का जिक्र करें तो कहता है रटने की प्रणाली को समाप्त करना। भाई रटने की प्रणाली को समाप्त करना। क्यों कहता है कि रटने की प्रणाली को समाप्त करना? भाई आप लोग भी यदि जिस प्रकरण को रटकर याद करते हो, शायद आप लोगों के पास वह अस्थायी रूप से आत्मसात नहीं रहता। रटा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। रटे हुए ज्ञान को यदि आप ज्यादा दिन तक अपने स्मरण में बनाए रखने के लिए सोचते हो तो यह गलत हो जाएगा। भाई रटा हुआ ज्ञान अस्थायी रूप से अधिक दिनों तक आपके आत्मसात कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहता है कि रटने की प्रणाली को एनसीएफ खारिज करता है। रटने की प्रणाली को ही नहीं, रटने की जगह पर आपको आ सकता है परिभाषा। क्या आ सकता है भाई? परिभाषा भी आ सकता है, याद करना भी आ सकता है, व्याकरण भी आ सकता है। एनसीएफ परिभाषा को भी खारिज करता है, एनसीएफ याद करना को भी खारिज करता है और एनसीएफ व्याकरण को भी खारिज करता है प्राथमिक स्तर पर। तो भाई इस दोनों सिद्धांत में किसी को कहीं से किसी भी प्रकार से डाउट, यदि डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बाबू जरूर लिखना। चलिए, यदि हम लोग 2 पॉइंट्स का जिक्र कर चुके हैं तो तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। और तीसरा पॉइंट कहता है कक्षा को गतिविधि से जोड़ा जाए। क्या कहता है भाई? गतिविधि। गतिविधि का मतलब गति करते रहना। तो भाई गतिविधि क्या होता है? तो गतिविधि, गति और विधि मतलब गति, चलते रहना से ही गतिविधि बना है।
मतलब कहने का यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में यह अभिप्राय है कि आप जो कुछ भी ज्ञान को हासिल कर रहे हो, आप लगातार उसका प्रयोग कर रहे हो अपने जीवन में, उसी को कहते हैं गतिविधि आधारित शिक्षा। तो फिर भाई यह भी उठ करके कहां आ गया? बाह्य जीवन से। क्यों आ गया? तो जो आप स्कूल में, कक्षा में, पाठ्य पुस्तकों में जो पॉइंट्स को आप पढ़ोगे, आप प्रयोग कहां करोगे? अपने व्यवहार से प्रयोग करोगे। और जब तक आप व्यवहार से प्रयोग नहीं करोगे, तब तक वह ज्ञान आपका अस्थायी नहीं होगा। तो गतिविधि अर्थात प्रयोग करना, प्रयोग भी कहां से झलकता है भाई? व्यवहार से झलकता है। कहां से झलकता है? व्यवहार से झलकता है। तो तीसरा सिद्धांत यूं तो कहता है कि गतिविधि से जोड़ा जाए, तो गतिविधि का मतलब होता है बाह्य जीवन। तो बाह्य जीवन बोले या गतिविधि जो बोले, आराम से आप लोग इसको टिक करके निकल जाना। तो कहता क्या है भाई? बाह्य जीवन से जोड़ना और गतिविधि से जोड़ा जाए। किसी को डाउट? चलिए, यदि डाउट नहीं है भाई, तो 3 पॉइंट की जिक्र हम कर चुके। अब कह रहा है राष्ट्रीय महत्व बिंदु। ध्यान से सुनना इस प्रकरण को। जनरली आप लोगों को कहीं ज्यादातर, बहुत कमतर जगह यह देखने को मिलता है, ज्यादातर ये पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन सारे बच्चे इस पॉइंट्स का जिक्र जानते होंगे, या आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं भाई। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व बिंदु से जोड़ा जाए? मतलब कहने का यह हुआ कि आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, आप जो बच्चों को ज्ञान दे रहे हो, सारे ज्ञान आप किसके हिसाब से दो? जो भी आप ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान दो कि उसमें अपने राष्ट्र की भावना समर्पित हो, अपने राष्ट्र के प्रति कोई भी गलत काम ना करे, ऐसा शिक्षा दो। या नहीं कि शिक्षा दे रहे हो और उसी शिक्षा के वजह से वह व्यक्ति, अलग व्यक्ति, जो भी बच्चा हो, वह राष्ट्र के प्रति गलत धारणा लेके आगे बढ़े। कभी भी एनसीएफ यह नहीं कहता है। एनसीएफ कहता है कि पढ़ाने के क्रम में उस महत्व बिंदु का जिक्र करें भाई, जो उस महत्व बिंदु का जिक्र करे जो राष्ट्र के प्रति सकारात्मक भावना को पैदा करे, ना कि नकारात्मक भावना को। ठीक है? कैसे को डाउट? चलिए, यदि डाउट नहीं है भाई, तो देखते हैं कि 5वां प्रकरण क्या कह रहा है। ध्यान से सुनना। शिक्षा को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना किया जाए। शिक्षा को भाई पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना किया जाए, तो किस केंद्रित किया जाना चाहिए भाई? बाल केंद्रित, बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन आएगा, यहां से भाई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि शिक्षा किसके केंद्रित होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या बालक केंद्रित? तो क्या जवाब दोगे भाई? शिक्षा को बालक केंद्रित होना चाहिए। यही कौन कहता है भाई? यही एनसीएफ कहता है। तो एक लाइन में हम लोग सारे सिद्धांत को यदि देखा जाए तो कहा जाएगा कि एनसीएफ का सिद्धांत कहता है कि रटने की प्रवृत्ति को खारिज किया जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधि बनाया जाए। उसके बाद कहा जाएगा कि कक्षा कक्ष के ज्ञान को व्यवहार से जोड़ा जाए। फिर कहा जाएगा कि कक्षा कक्ष में वह ज्ञान दीजिए जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु को झलकाए। ठीक है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा आप कक्षा कक्ष में कीजिए ताकि राष्ट्र के प्रति सकारात्मक भावना पैदा हो। उसके बाद कहता है भाई कि शिक्षा को, कक्षा कक्ष में शिक्षा को किसी भी विद्यालय में किसके केंद्रित होना चाहिए? तो भाई ना तो पाठ्य पुस्तक के केंद्रित होना चाहिए और ना ही शिक्षक के केंद्रित होना चाहिए। तो केंद्रित किसके होना चाहिए भाई? बालक के केंद्रित होना चाहिए। तो भाई बताना, एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत में कहीं से किसी को किसी भी प्रकार से डाउट यदि होगा तो बार बार कहा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ताकि जो भी खामी आप लोगों के बीच रहेगी आगे के वीडियो में वह डिस्कस करके क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, यदि डाउट नहीं है तो हम लोग इसी के अगले पायदान की बात करते हैं कि इस एनसीएफ 2005 का अगला पायदान क्या है।
चलिए तो भाई देखते हैं कि अगला पॉइंट हम लोगों के स्क्रीन पे क्या आ चुका है। तो भाई एमसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जो आप लोगों के सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है भाषा, मातृभाषा। ध्यान से सुनना। एमसीएफ 2005 कहता है कि आप जो बच्चों के बीच कक्ष में, ध्यान से सुनना, कक्ष में जो भाषा का आप प्रयोग करोगे उसका स्वरूप मातृभाषा में होनी चाहिए। खासकर प्राथमिक स्तर पर जो भी स्वरूप हो, कक्षा 1 और 2 में खासकर पूरी पाठ्य पुस्तक जितने भी तरीके से आप बच्चों को बताओ उसका स्वरूप भाई क्या होना चाहिए? मातृभाषा। हाँ, आप मातृभाषा के अलावे भी बच्चों को शिक्षा दे सकते हो, लेकिन कब? तो भाई कक्षा 2 के बाद या कक्षा 3 से। कब दे सकते हो? मातृभाषा के अलावे भी आप शिक्षा बच्चों को दीजिएगा, लेकिन कब भाई? कक्षा 2 के बाद या कक्षा 3 से। कब दीजिएगा? कक्षा 2 के बाद या कक्षा 3 से। लेकिन एमसीएफ कहता है कि बच्चों की जो भाषा हो वह कौन हो? मातृभाषा। बच्चा कक्ष में यदि मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो आप कभी भी उसे डांटते नहीं और ना ही किसी प्रकार से दंडित करें। दंडित करने के लिए एमसीएफ कहता है कि शिक्षकों के लिए भी दंड का प्रावधान है। यदि आप बच्चों को दंडित करते हैं तो आप पर भी दंड का प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, तो हाँ, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, यदि कक्ष में सारे बच्चे अलग अलग भाषिक क्षेत्र से आए हैं तो क्या सारे बच्चों की मातृभाषा को सम्मान मिलना चाहिए? एकदम कहिएगा हाँ। कक्ष में जितने भी अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, सारे बच्चे की मातृभाषा यदि अलग अलग है तो सारे बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। सारे बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं और शिक्षक जो है वह उसका सम्मान करे, उसको स्वीकार करे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी एमसीएफ को देख रहे हैं। आगे जब हम लोग भाषा का डिस्कस करेंगे तो वहां पूर्ण रूप से आप लोगों को मातृभाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा सारे प्रकरण पर डिस्कस किया जाएगा। तो एमसीएफ किस भाषा, बच्चों की कक्षा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने को कहता है भाई? तो मातृभाषा। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं कि एमसीएफ 2005 किस सूत्र की बात करता है? सूत्र तो भाई ज्ञात से अज्ञात की बात करता है, मूर्त से अमूर्त की बात करता है। ऐसा क्यों? तो भाई एमसीएफ 2005 कहता है कि आप जो विधि अप्लाई करोगे उसमें मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। पहले बच्चों को मूर्त रूप, मूर्ति रूप से पहले दिखा दो। पहले बच्चों को, जैसे इस मार्कर को बच्चों को यदि बनाना है या इस मार्कर के बारे में बच्चों को सोचना है तो पहले उसको दिखा दो। तो दिखाना क्या हुआ भाई? मूर्त रूप या मूर्ति रूप। उसके बाद इसको छुपा लो और तब कहो बच्चों को मार्कर बनाने के लिए। तब क्या हो जाएगा भाई? अमूर्त। एक बार देखकर किया तो मूर्त और एक बार बिना देखे किया तो अमूर्त। तो एमसीएफ 2005 कहता है कि मूर्त से अमूर्त या ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं भाई। अभिभावक का संदेश। अभिभावक को संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता। ध्यान से सुनना, अभिभावक को आप लोग यह संदेश दीजिए कि छोटा उम्र में सारे बच्चों के निपुणता का जो आप आशा कर रहे हो यह उचित नहीं है। यह उचित नहीं है। छोटे बच्चों से आप पूरा निपुण किसी चीज में हो जाना यदि सोचते हो तो यह आपका मानना उचित नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चे यदि हैं तो सारे चीज में हो सकता है, किसी एक क्षेत्र में निपुण होंगे, किसी दूसरे क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकते हैं। और वह भी जिस क्षेत्र में निपुण होने की कामना करते हो उसमें हो सकता है पूरी तरह से वह निपुण नहीं भी होगा।
चूंकि बच्चे हैं गलतियां करेंगे ही, थोड़ा बहुत अधूरा रह ही जाता है। ठीक है, तो कहता है, आपको पूछा जाएगा कि अभिभावक को संदेश देने की बात, कहता है एनसीएफ 2005 कि बच्चों के बारे में क्या करे, पूरी तरह से निपुण होने की आशा ना करें। उसके बाद हम लोग इसी के अगले पॉइंट की बात करते हैं कि बालक को स्वयं करने का भरपूर अवसर दें। स्वयं करने का मतलब यदि बालक खुद से किसी काम को करता है तो इससे क्या होता है भाई, यदि खुद से कोई काम करता है तो इस प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी रूप से आपके आत्मसात होता है, किसी भी बच्चों के आत्मसात होता है। चूंकि स्वयं से करना किस विधि पर आधारित है भाई, तो उसको कहते हैं करके सीखना विधि। क्या कहते हैं, करके सीखना विधि। तो अभी तक जितने भी पॉइंट्स हैं शायद आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, और यदि डाउट नहीं है तो हम लोग इसी के अगले पायदान की बात करते हैं कि अगला पायदान जो पॉइंट्स कुछ बचे हुए हैं वह अगले स्क्रीन पर क्या आता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर नए कुछ पॉइंट्स क्या आए हैं। तो भाई इसमें कहता है कि शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है एनसीएफ का, मतलब जो कक्ष में शिक्षा देता है शिक्षक, उसके प्रति एनसीएफ का दृष्टिकोण क्या होता है या क्या है। तो भाई सबसे पहले कहता है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। ध्यान से सुनना, शिक्षक कोई ज्ञान का स्रोत नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो हम कोई आपके ज्ञान के स्रोत नहीं हुए, केवल और केवल शिक्षक क्या होता है, एक सुगम करता होता। क्या होता है भाई, सुगम करता होता है, जो किसी भी चीजों को क्या करता है, सरल करके आपको बता देगा, आसानी से बता देगा। अरे भाई हम आपको पढ़ाते हैं या किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ते हो तो क्या वह अपना ज्ञान देता है भाई, नहीं। वह जो बुक में पढ़ा है, जो अपने अनुभव से सीखा है, जो कहीं किसी टीचर के पास पढ़ा है, वही ज्ञान आपको देता है। भाई कोई शिक्षक, पुस्तक में तो सारा कुछ लिखा हुआ है, आप शिक्षक से क्यों पढ़ते हो, तो शिक्षक से हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, वह उसी चीज को जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसी चीज को सरल करके बताता है, आसान करके बताता है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। क्या हो भाई, सरल करके बताता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए क्या बच्चों के ज्ञान का स्रोत शिक्षक है, क्या कहोगे नहीं। तो भाई शिक्षक है क्या, तो फिर से बता देना चाहते हैं, सुनना, कान खोल कर सुनना। शिक्षक की भूमिका सुगम कर्ता की हो, सहायक की हो, मित्र की हो, निर्देशक की हो, इतने प्रकार का जिक्र आप लोगों के ऑप्शन में मिलेगा। किस किस रूप में हो, सहायक हो, सुगम करता हो, मित्र हो, पाठक की भूमिका में भी आपका ऑप्शन दे सकता है। तो पाठक की भूमिका का डिस्कस हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत है नहीं, वह क्या है, तो एक सुगम करता है, एक सहायक की भूमिका में है। तो सहायक की भूमिका किसको कहा जाता है, जो किसी भी चीज को समझने में आसान या सरल तरीके से आपके बीच अप्लाई करे। जिस प्रकार से पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई बात यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो शिक्षक के द्वारा आप क्या कर रहे हो, उसको आसान तरीके से, सरल तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षक को कहा गया है भाई सुगम करता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाई इसी का अगला है मुक्त शिक्षा। एनसीएफ 2005 मुक्त शिक्षा की भी बात करता है। मुक्त शिक्षा, तो भाई मुक्त शिक्षा का जिक्र एनसीएफ कब से लेकर कब तक किया है,
मतलब किस स्तर की शिक्षा व्यवस्था से लेकर किस स्तर की शिक्षा व्यवस्था तक किया है भाई? तो प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था करने की बात कहा है एनसीएफ, वो भी किसमें भाई? मुफ्त में। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था किस स्तर की बात एनसीएफ कहता है? तो प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा की बात एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक है, किसी को डाउट? चलिए भाई, यदि डाउट नहीं है तो अब कहता है कि फेल करने की बात, तो भाई प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को फेल भी मत कीजिए, एनसीएफ 2005 यही कहता है। तो कब तक आप बच्चों को फेल नहीं कीजिएगा, यह भी एक प्रश्न उठता है कि भाई यदि फेल है भी तो फेल नहीं करेंगे तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? फेल को भी पास कब तक करते रहेंगे? तो भाई कक्षा 1 से लेकर 8, कहां तक? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक एनसीएफ कहता है कि आप बच्चों को फेल मत कीजिए, फेल नहीं कीजिए। ठीक है, तो भाई आज एनसीएफ के सारे पॉइंट्स का डिस्कस हम आप लोगों के बीच किए हैं और कामना करते हैं कि दोनों पार्ट में जितने भी एनसीएफ 2005 से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन भाई उसके पहले क्या करना है? यदि समझाने का तरीका ठीक होगा, समझ आ गया होगा, और यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।